बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 अगस्त 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से भी पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। आपको बता दूं कि केडीबी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी अपनी समय की बचत चाहते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों आज 21 अगस्त को भारत बंद है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आज 21 अगस्त को भारत बंद करने का ऐलान कर दिया है। आज भारत बंद रहेगा। इस दौरान तमाम दलित संगठन सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। जब बिहार में इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है, लिहाजा घर से बाहर निकलने से पहले आम लोगों को सतर्क रहना होगा। जब फिलहाल सोशल मीडिया पर भी भारत बंद ट्रेंड करने लगा है। जी हाँ, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के अलावा कई दूसरे संगठन ने भी इस भारत बंद का समर्थन किया है। जब बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने भी इसका समर्थन किया है। आज 21 अगस्त को भारत बंद को राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का समर्थन मिला है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि आज भारत बंद अभूतपूर्व रहेगा और फिर ये केंद्र की तानाशाही सरकार के खिलाफ विपक्ष का बिगुल होगा। भारत बंद को लेकर के कहा जा रहा है कि सुबह 7 बजे से ही बंद प्रभावी हो जाएगा। जहां पटना के महेंद्र के अंबेडकर छात्रावास से छात्रों का मार्च शुरू होगा। जब पीर बहोर गांधी मैदान एग्जीबिशन रोड होते हुए पटना जंक्शन तक मार्च जाएगा। यहाँ पर रेल चक्का जाम किया जाएगा। दोस्तों बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने लेटरल एंट्री पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये लोग इसके बहाने आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। ये लोग संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ये बोल रहे हैं कि ये लोग आरक्षण विरोधी है, SC/ST विरोधी लोग हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि SC/ST समाज सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो, ये लोग सब लोग देख रहा है। इसकी सरकार इस तरह से काम कर रही है। आयोग बना हुआ है, UPSC है, IAS है, IPS की बहाली की प्रक्रिया है, परीक्षा होती है, आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं। बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी आरक्षण के IAS और फिर IPS भर्ती हो जाएंगे। ये पूरा जो है ये संघ के लोग है, उनको भरने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली प्रखंड के निर्माणाधीन बुद्ध समयक दर्शन संग्रहालय का निरीक्षण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने की सूचना पर जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा और फिर वैशाली पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय सहित वरिष्ठ अधिकारी भारी संख्या में मुस्तैद रहे। यह CM नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर की भारी संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। जब बुद्ध समयक दर्शन संग्रहालय के शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौथी बार यहाँ पर पहुंचे थे। यह जानकारी के मुताबिक इस स्थल का CM नीतीश कुमार कई निरीक्षण कर चुके थे। वहीं पर मंगलवार को अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वैशाली संभावित दौरे को लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से यहां पर पहुंचे थे। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिस कारण मच्छर जनित यानी कि मच्छर से होने वाली बीमारियां भी फैल रही है। ऐसे में लोगों को मच्छरों से सावधान रहने की जरूरत है। जब खबर के अनुसार बिहार के पटना, गया, नवादा, औरंगाबाद, भागलपुर, कैमूर, जमुई, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और रोहतास जिले सबसे ज्यादा मलेरिया प्रभावित जिलों की श्रेणी में आते हैं। इन जिलों में हर साल मच्छर जनित बीमारियां तेजी से फैलती है। आपको बता दो कि इस साल भी बिहार के इन जिलों में मलेरिया के मरीज दर्ज किए गए हैं। लेकिन सतर्कता बरतते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इन जिलों में विशेष जागरूकता अभियान की योजना तैयार की है। इस साल इन जिलों में मलेरिया के मामले में कमी देखने को मिली है। दरअसल इन जिलों में मलेरिया को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ लोगों को मलेरिया से बचने के उपाय बताने को कहा गया है। वहीं पर लोगों को मलेरिया के सर्वाधिक खतरनाक स्वरूप PF के बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 20 जिलों के 300 प्रखंडों में लोगों को अब सस्ती बिजलियां मिलेगी, जहां इसलिए सरकार के द्वारा सब्जी उत्पादन क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। खबर के अनुसार सरकार ने पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मधेपुरा, सारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, सहरसा और सुपौल में सब्जी उत्पादन क्लस्टर स्थापित करने का फैसला किया है। आपको बता दूं कि बिहार के इन 20 जिलों के 300 प्रखंडों में बनने
वाले उत्पादन समूह में शुरुआत में ही सभी सुविधाएं दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक समूह पर 1,17 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर जल्द ही मंत्रिमंडल से मंजूरी ली जाएगी। दरअसल सब्जी उत्पादन क्लस्टर स्थापित करने से आम लोगों को उचित और फिर सस्ती कीमत पर सब्जी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए किसानों और फिर थोक व्यापारियों के बीच अनुबंध भी कराया जाएगा। इससे बिहार में सब्जी के दाम नियंत्रित में रहेगा। दोस्तों, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जबरदस्त तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को लेकर के कहा कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है और बाबूजी की राजनीति की दुकान पर बैठ गए हैं। एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि राजद कह रही है कि उनके कार्यकर्ता पैसे देकर के प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव के दल आरजेडी के अध्यक्ष ने चिट्ठी निकाली कि आप लोग राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके जनसुराज मत भागिए। आप लोग लालू जी के सिपाही हैं और समाजवाद के नेता हैं, सामाजिक न्याय की पुरोधा के साथ जुड़े रहिए। तो फिर क्या तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग पैसा लेकर के जनसुराज से जुड़ रहे हैं? दोस्तों, बिहार के मदरसों में दी जा रही शिक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सबसे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एक्स पर यह दावा किया था कि राज्य के यानी कि बिहार के मदरसों में कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने मदरसों में पढ़ाई जाने वाली एक किताब तालीमुल इस्लाम का जिक्र करते हुए ये लिखा था कि इसके पृष्ठ संख्या 9 में यह कहा गया है कि जो अल्लाह को नहीं मानते हैं वह काफिर है। इस मामले में सियासत भी अब खूब हुई है और फिर बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने यह भी कह दिया था कि अगर कुछ गलत है तो फिर इसकी जाँच होनी चाहिए। आपको बता दूं कि मदरसों में दी जा रही शिक्षा को भले ही कट्टरपंथ की क्लास बता करके इस पर विवाद हो रहा हो, लेकिन नीतीश सरकार के मंत्री जमा खान ने काफिर और मुशरिक पढ़ाने को सही ठहराया। जब मीडिया से बातचीत में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, जब बिहार में ही नहीं बल्कि देश की किताब में ऐसा कुछ नहीं है। जो काफिर शब्द आया है उसके लिए मैं बता दूं कि काफिर का मतलब होता है कि जो खुदा को, भगवान को या फिर ईश्वर को नहीं मानता, उसको काफिर कहते हैं। दोस्तों, बिहार के राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को बीजेपी ने राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। एनडीए ने पहले ही तय कर दिया था कि 2 में से 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में भेजा जाएगा, जबकि दूसरा कैंडिडेट के नाम का ऐलान आज कर दिया गया है, कल ही कर दिया है। जो वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा बिहार के ही मूल निवासी है। वे लगातार कई टर्म से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है। मनन कुमार मिश्रा पिछले साल से बीजेपी में सक्रिय रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी और फिर एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था, जब पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का भी फैसला किया है। जब राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में एक उम्मीदवार का नाम पहले से तय था, जब बीजेपी ने ऐलान कर दिया था कि वह उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजेगी। उपेंद्र कुशवाहा पिछली लोकसभा चुनाव हार गए थे और फिर बीजेपी के कुछ नेताओं पर उपेंद्र कुशवाहा के साथ विश्वासघात करने का आरोप लग रहा था। ऐसे में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज करके अपने नेताओं पर लग रहे दाग को मिटाने की कोशिश की थी। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में कुछ लोग बैठ करके पार्टी करते नजर आ रहे थे। इनमें से एक की पहचान बिहार के भोजपुर जिला के कोइलवर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी अनिल कुमार के रूप में हुई है, जिसके बाद मामले में भोजपुर डीएम राजकुमार ने संज्ञान लेते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान उन्हें शायर अंचल कार्यालय में पदस्थापित कर दिया गया है। राजस्व कर्मचारी के साथ शराब के गिलास का एक वीडियो 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और ये दावा किया गया था कि राजस्व कर्मचारी एक पार्टी के दौरान शराब पी रहे थे। यह वीडियो में देखा जा सकता है कि राजस्व कर्मचारी और फिर कुछ लोग भोजन कर रहे हैं। हालांकि हम आपको फोटो दिखा रहे हैं और पास में एक गिलास में कुछ पीने योग्य पदार्थ रखा हुआ है जो कि शराब जैसा लग रहा है। ये वीडियो करीब 1 साल पहले का बताया जा रहा है। जब वीडियो सामने आने के बाद कोइलवर अंचलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए पार्टी कर रहे राजस्व कर्मचारी अनिल कुमार से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन राजस्व कर्मचारी का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसके बाद डीएम ने तत्काल प्रभाव से अधिकारी को निलंबित कर दिया है। जब डीएम की इस कार्रवाई के बाद जिले के अन्य सरकारी कर्मचारियों में हरकत मच गया है। डीएम ने उस शिक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा की है जिसके घर में ये पार्टी हो रही है। तो दोस्तों, लखीसराय में 18 से 28 साल के युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। यहाँ पर 100 युवाओं को नौकरी मिलेगी। जहाँ आपको बता दें कि जॉब कैंप का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। जहाँ लखीसराय जिला समाहरणालय परिसर स्थित जिला कार्यालय के प्रांगण में बुधवार को जॉब कैंप लगाया जा रहा है, यानी कि आज। कैंप से जुड़ी हुई सभी जानकारियां नियोजन पदाधिकारी शिखा राय द्वारा शेयर की गई है, जिसमें उन्होंने नौकरी की पूरी जानकारी दी है। जब पदाधिकारी ने बताया है कि चेतन इंडिया फाइनेंस क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा 18 साल से 28 साल की आयु वाले 10वां 12वीं
डिग्री एवं ग्रेजुएट योग्यता प्राप्त 100 अभ्यर्थियों के लिए इस जॉब कैंप के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने का सुनहरा मौका दिया जा रहा है। क्लस्टर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव एंड फील्ड स्टाफ के पद पर चयनित लोगों का लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, नवादा और बेगूसराय कार्य क्षेत्र होगा। दोस्तों, बिहार सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई बीज नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत किसानों को उचित कीमत पर अच्छे गुणवत्ता का बीज मिलेगा और फिर बीज उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके अलावा किसानों को बीज उत्पादन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह नई बीज नीति के तहत राज्य में गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाएगा। कृषि विभाग 1 महीने के भीतर इस नीति के प्रारूप को अंतिम रूप दे देगा। इस नीति में बीज उत्पादन के लिए किसानों को अनुदान मिलेगा और उन्हें आवश्यक संसाधन भी प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही बीज उत्पादन के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और ICAR की सहायता ली जाएगी। यह नई नीति के तहत गेहूं, दलहन और फिर तिलहन के बीज उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। यह संकर धान, मक्का बीज उत्पादन पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा आलू, मसूर, अरहर, मूंग, चना, मटर, सरसों और फिर सूरजमुखी बीज उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 अगस्त को यानी कि आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। जी हाँ, पहले यह बैठक 20 अगस्त को यानी कि कल ही तय की गई थी, लेकिन अब आज बुधवार शाम 4 बजे मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में ये मीटिंग होगी। जहाँ कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लग सकती है। आपको बता दूं कि आज बुधवार को पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई तरह के अहम प्रस्ताव पास हो सकते हैं। नौकरी और रोजगार को लेकर के मंत्रिपरिषद आज कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। जब पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी, 6 अगस्त को ही अंतिम बार बैठक हुई थी, जिसमें 36 एजेंडा पर मोहर लगी थी। दोस्तों, बिहार में मौसम की सक्रियता सामान्य बनी हुई है। आपको बता दूं कि बिहार के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। खास करके दक्षिण पश्चिमी बिहार में बारिश की अधिक संभावना बनी हुई है। जहाँ उत्तर, मध्य और फिर पश्चिमी क्षेत्रों में वज्रपात की संभावना को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल बांग्लादेश के मध्य भाग में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ने की भी संभावना है। इसके अलावा झारखंड में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। जब मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के कई जिलों, खास करके पश्चिमी और फिर पूर्वी चंपारण, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, शेखपुरा, भागलपुर, नवादा, लखीसराय, बांका, जहानाबाद, बक्सर, अरवल और नालंदा में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही बिहार के कई जिलों में बारिश के साथ मेघ गर्जन और फिर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। जब बिहार के पश्चिमी और फिर दक्षिणी हिस्सों में 1-2 स्थानों पर वज्रपात के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिलों में 1-2 स्थानों पर आज भारी बारिश की संभावना है। जब बिहार के उत्तर पश्चिमी और फिर दक्षिणी हिस्सों में 1-2 स्थानों पर वज्रपात के साथ बिजली गिरने की संभावना है। वहीं पर जमुई, शेखपुरा, भागलपुर, नवादा, औरंगाबाद, लखीसराय, जमुई और बांका जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल जिले में 1-2 स्थानों पर वज्रपात के साथ बिजली गिरने की संभावना है। जहानाबाद और नालंदा जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो समस्तीपुर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश दर्ज की गई है। जब पश्चिम समस्तीपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हुआ। साथ ही साथ वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, नालंदा, शेखपुरा, बांका आदि जिलों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, बिहार के सभी जिलों में आज से जमीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कल से ही शुरू कर दी गई है, यानी कि कल से ही जमीन सर्वे किया जा रहा है। जिन अंचलों में अभी तक जमीन सर्वे नहीं हुआ था, वहां जमीन सर्वे किया जा रहा है। जब सर्वे कर्मचारी गाँव में ग्राम सभा आयोजित करके लोगों को इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। खबर के अनुसार जमीन सर्वे की प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने सभी रैयतों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। साथ ही साथ लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप जमीन सर्वे में कर्मचारियों का सहयोग करें। बिहार में जमीन सर्वे के बारे में अगर बात किया जाए तो जमीन रैयत को कहा गया है कि वे अपनी जमीन का सीमांकन कराएं। जमीन रैयत सीमा निर्धारित करें तथा सीमाधारियों की जानकारी प्राप्त करें। जमीन रैयत वंशावली सत्यापन सहित सभी कार्यों में सर्वेक्षण कर्मियों को सहयोग करें। जमीन स्वामित्व के दस्तावेजों के साथ प्रपत्र 2 100 घोषणा पत्र भर करके अपने मौजे के विशेष सर्वेक्षण अमीन को दें। प्रपत्र 2 में जमीन का विवरण, खाता, खेसरा, रकबा, सीमा सहित अन्य कई जानकारियों को भर करके अपने आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर को भी दर्ज करें। जमीन रैयत 100 घोषणा पत्र 2 के साथ अपने जमीन की जमाबंदी, रजिस्टर्ड विवरण, मालगुजारी रसीद, LPC आदि संकलन करके अपने मौजा के विशेष सर्वेक्षण कर्मी को दें। जमीन रैयत यदि अपने गांव से बाहर रहते हैं तो फिर वे इस कागजातों को आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर भी अपलोड कर सकते हैं।
दोस्तों बिहार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन तो है लेकिन उस जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में उस जमीन का भी सर्वे किया जाएगा। आप जमीन के कागजात के साथ सर्वे शिविर में जाकर के कर्मचारियों को इसकी जानकारी दे सकते हैं। अब सवाल है कि अगर बिहार में जमीन पर किसी का कब्जा है तो इसका सर्वे कैसे होगा। तो आपको बता दूं कि यदि आपकी जमीन पर किसी और ने कब्जा जमाया हुआ है तो आप अपनी जमीन से जुड़े हुए पुराने दस्तावेज निकलवा सकते हैं। जब प्रखंड स्तरों पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा शिविर लगाए जाएंगे, शिविर में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं पर कब्जे वाली जमीन के खतियान में अगर आपके परिवार या फिर खानदान के किसी सदस्य का नाम है और फिर जमीन की कोई भी रिकॉर्ड या फिर बिक्री नहीं हुई है तो फिर ऐसे में वह जमीन आपको मिल जाएगी और फिर नए खतियान में आपका नाम चढ़ा दिया जाएगा। जिसके नाम जमीन का खतियान है और फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो फिर ऐसे में आपको मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। वहीं पर अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन है जो कि बाप दादा से विरासत में मिली है और फिर उसके कागजात आपके पास नहीं है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब खतियान ऑनलाइन के द्वारा भी निकाल सकते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि साइकिल चलाने वाली लड़कियों में बिहार नंबर 1 पर है। लड़कियों की साइकिल चलाने में बिहार नंबर 1 पर है। आपको बता दें कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में साइकिल से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों विशेष करके लड़कियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इस मौन क्रांति का नेतृत्व लड़कियां ही कर रही है। जहाँ IIT नई दिल्ली के नए रिसर्च में ये जानकारी सामने आई है। रिसर्च के मुताबिक बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल कर रही है। मुंबई के नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की आदित्य सेठ ने कहा कि देश के एक बड़े हिस्से में साइकिल चलाने के स्तर में अभूतपूर्व वृद्धि एक मौन क्रांति है। रिसर्च के दौरान IIT दिल्ली और फिर नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी के रिसर्चकर्ताओं को इस बात की भी पुख्ता सबूत मिले हैं कि साइकिल वितरण योजनाओं ने राज्य में साइकिल चलाने को बढ़ावा देने में मदद की है, जहां पर उन्हें लागू किया गया और फिर इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी ग्रामीण लड़कियां हैं। IIT दिल्ली की PhD शोधकर्ता सृष्टि अग्रवाल के अनुसार लैंगिक मापदंड, साइकिल की उपलब्धता, स्कूल की दूरी और फिर सड़कों पर सुरक्षा भारत में कुछ ऐसे प्रमुख कारक है जिनके चलते साइकिल से स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। दोस्तों उत्तर बिहार में बाढ़ से हजारों एकड़ में खड़ी फसल तबाह हो गए हैं। आपको बता दूं कि बिहार में इस साल देर से आई अप्रत्याशित बाढ़ ने किसान खासे परेशान हैं। जब बाढ़ की वजह से धान और फिर सब्जियां सहित हजारों एकड़ में खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा है। ये तब हुआ जब दक्षिण और फिर मध्य बिहार के किसान पहले चिलचिलाती धूप और फिर खराब मानसून से जूझ रहे थे, जिससे अगस्त के मध्य तक उनके खेत सूखे रहे। जब सैकड़ों गाँव में बाढ़ का पानी फैल गया और फिर मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, मधुबनी और फिर भागलपुर जैसे जिलों में खेतों के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए। जब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पटना केंद्र के अनुसार नेपाल और उत्तर बिहार के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी मानसूनी बारिश के कारण कोसी और फिर गंगा नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आपको बता दें कि बूढ़ी गंडक और फिर गंडक नदियों का जलस्तर भी कुछ क्षेत्रों में काफी बढ़ गया है, जिससे गाँव में बाढ़ आ गई है और फिर खरीफ फसलें नष्ट हो गई है। बाढ़ ने लोगों को विस्थापित भी कर दिया है, जिससे कई लोग आसपास के बाजारों और फिर कार्यालयों से सटे हुए अलग अलग गाँव में रहने को मजबूर हो गए हैं और पशुओं के लिए हरे और सूखे चारे की कमी हो गई है। वहीं पर मधेपुरा, खगड़िया और भागलपुर के कृषि अधिकारियों का कहना है कि हजारों एकड़ खड़ी फसलें नष्ट हो गई है। जब खगड़िया जिला प्रशासन के एक अधिकारी कुणाल चौधरी ने कहा है कि 17 अगस्त को गंगा और फिर कोसी नदियों के उफान के कारण खगड़िया में सैकड़ों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई है। दोस्तों बिहार में कल से ही जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। जहाँ पूरे बिहार में अब जमीन सर्वे चल रहा है। जहाँ सरकार द्वारा जमीनों का सर्वे कराने के ऐलान करने के बाद से ही इसको लेकर के लोगों के मन में कई तरह के सवाल है, संशय की स्थिति है। इसको लेकर के लोगों के मन में कई तरह की स्थिति है। जी हाँ, लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जमीन के सर्वे में कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे में आप जरूरी दस्तावेजों को जल्द से जल्द जुटा लें। जहाँ सरकार की तरफ से जमीन के सर्वे को लेकर के कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन हर किसी को करना होगा। जहाँ सर्वे के दौरान कई तरह के कागजातों की जरूरत होगी, जिसमें जमीन की रसीद, रजिस्ट्री की कॉपी, जमीन का नक्शा, जमीन के लिए शपथ पत्र देना होगा, रैयत की मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी संख्या के विवरणी, मालगुजारी की रसीद, खतियान की नकल तैयार रखना होगा। इसके अलावा दावाकृत जमीन से संबंधित दस्तावेजों की विवरण, अगर सक्षम अदालत का आदेश हो तो फिर आदेश की ओरिजिनल कॉपी, आवेदनकर्ता या फिर मृतक के वारिस से संबंध में प्रमाण पत्र, आवेदनकर्ता के आधार कार्ड की फोटो कॉपी और फिर वोटर ID कार्ड की कॉपी देनी होगी। कई
तरीके के कागजातों को ऑनलाइन निकाला जा सकता है, जबकि ऑफलाइन भी ये सारे काम जिलों में लगे शिविर में जाकर के कराए जा सकते हैं, जहाँ आवेदन के साथ इन कागजातों को अटैच करना होगा। आपको बता दूं कि बिहार में बड़ी संख्या में जमीन से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे थे। जमीनी विवाद को लेकर के आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने जमीनों का सर्वे कराने का फैसला किया है। आपको बता दूं कि अदालतों में ज्यादातर केस जमीन से जुड़े हुए होते हैं। यह सर्वे किसी की जमीन को छीनने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कराया जा रहा है, बल्कि इसका उद्देश्य है कि जमीन इसके सही मालिक के पास चली जाए। यह सर्वे के बाद जमीन विवाद से जुड़े हुए मामले में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी। दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के एक मंत्री अपने ही गांव में लोगों के बीच खड़े होकर के लाठी भांजने लगे। जब बिहार से आने वाले मंत्री अपने गांव पहुंचे थे, लोगों ने जब उन्हें लाठी भांजते हुए देखा तो फिर हैरान रह गए। इसका वीडियो अभी सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि यह मामला केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का है। जब केंद्रीय कोयला और फिर खनन मंत्री सतीश चंद्र दुबे अपने गृह जिले पश्चिमी चंपारण के दौरे पर पहुंचे थे। उनके पैतृक गाँव हरसड़ी में हर साल सावन पूर्णिमा के मौके पर महावीर अखाड़ा लगाया जाता है, जिसमें प्राचीन युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। आपको बता दूं कि गांव में लगे महावीर अखाड़ा में युवकों को लाठी भांजते देख करके मंत्री जी भी जोश में आ गए। वे भी अखाड़े में उतर गए और फिर लाठी थाम। लोगों ने रोका, लेकिन मंत्री जी नहीं माने। उन्होंने लाठी भांजने की अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन किया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। लोग भी अब देख करके हैरान थे कि लंबे अरसे से सांसद और फिर विधायक रहने के बावजूद भी सतीश चंद्र दुबे ने अपनी जवानी के दिनों वाला दम दिखाया है। इस वाक़े का वीडियो खुद सतीश चंद्र दुबे ने शेयर किया है। जब वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने इसका वीडियो पोस्ट किया है, जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज है और फिर जल्द ही कोई बड़ा खेल होने वाला है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली में जमे हुए हैं। जानकारी के अनुसार वे बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। वहीं पर जेएमएम वेट एंड वॉच की स्थिति में है और फिर जेएमएम को चंपाई सोरेन के अगले कदम का इंतजार है। लेकिन इसका असर न सिर्फ जेएमएम पर पड़ेगा, बल्कि इसका प्रभाव झारखंड की महागठबंधन की सरकार पर भी पड़ सकता है। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि अब झारखंड की राजनीतिक उठापटक की आंच बिहार की सियासत पर भी पड़ने की संभावना बढ़ गई है। कम से कम नीतीश कुमार के एक करीबी मंत्री के दावे की से तो यही बात निकल करके सामने आ रही है। दरअसल झारखंड की राजनीति में पल पल बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम का प्रभाव बिहार में भी पड़ने की संभावना दिख रही है। जब नीतीश कुमार के करीबी बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो कुछ झारखंड में महागठबंधन की सरकार में के साथ हो रहा है, उनके विधायक विद्रोह करके बीजेपी का दामन थामने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ही बिहार में भी महागठबंधन के विधायकों के साथ बहुत जल्द होने वाला है। जहाँ अशोक चौधरी दावा कहते हैं कि बिहार में आरजेडी और फिर कांग्रेस के कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं और फिर बहुत जल्द वैसे विधायक हमारे साथ होंगे। अशोक चौधरी कहते हैं कि आज झारखंड में जो कुछ भी हो रहा है, इन लोगों की बेचैनी बढ़ रही है और फिर आरोप लगा रहे हैं कि लेकिन जब कुछ महीने पहले महागठबंधन के लोग हमारे विधायकों को तोड़ करके सरकार गिराने की कोशिश करने में लगे हुए थे, लेकिन वे अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए, तब क्यों नहीं जुबान खोली थी। वहीं पर अशोक चौधरी बिहार में आरजेडी और कांग्रेस विधायकों की नाराजगी की वजह भी बताते हैं कि जिसके चार कारण वे एनडीए के संपर्क में आए। कई विधायकों को आरजेडी और फिर कांग्रेस के नेतृत्व ने बड़े बड़े सपने दिखाए, टिकट देने का वादा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब वैसे विधायकों की नाराजगी अब खुल करके सामने आएगी और फिर बहुत जल्द ऐसे विधायक हमारे साथ होंगे। अशोक चौधरी के दावे पर सियासत गर्म हो गई है। साथ ही साथ पलटवार भी महागठबंधन की तरफ से शुरू हो गया है। आरजेडी के प्रवक्ता अजय यादव कहते हैं कि जदयू के नेता फहमी में हैं और उनका दावा भी हवा में उड़ जाएगा। दोस्तों, बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजना चलाई जा रही है। इन योजनाओं में से एक योजना है संरक्षित खेती योजना, जिसके कारण सरकार किसानों को 50% अनुदान उपलब्ध कराएगी। इसको लेकर के निर्देश दे दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार सरकार सभी जिलों के किसानों को शेड नेट लगाने के लिए इकाई लागत 710 रुपए प्रति वर्ग मीटर पर 50% अनुदान देगी, यानी कि 355 रुपए प्रति वर्ग मीटर रैयत कृषकों को अनुदान का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार सरकार बिहार के सभी जिलों के किसानों को शेड नेट में सब्जी की खेती के अंतर्गत इकाई लागत 140 रुपए प्रति वर्ग मीटर पर 50% अनुदान यानी कि 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर रैयत कृषकों को उपलब्ध कराएगी। आपको बता दूं कि बिहार सरकार गया, जहानाबाद, खगड़िया, लखीसराय, पटना, पूर्णिया और समस्तीपुर में किसानों को पॉली हाउस के अंतर्गत इकाई लागत यानी कि 935 रुपए प्रति वर्ग मीटर पर कुल 50% अनुदान उपलब्ध कराएगी। आपको बता दूं कि बिहार के गया, जहानाबाद, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा, खगड़िया, वैशाली, लखीसराय, पटना, पूर्णिया एवं समस्तीपुर जिले में इसके अंतर्गत इकाई लागत 426 रुपए प्रति वर्ग मीटर पर 50 रुपए प्रति अनुदान की राशि 213 रुपए प्रति वर्ग मीटर अनुदान देगी।
दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के अब गांव-गांव में अब बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसको लेकर के बिजली कंपनियों के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को तेज कर दी है। यह खबर के अनुसार बिहार में अभी तक 24 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। वहीं पर अगले साल तक 2 करोड़ घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिया जाएगा। साथ ही साथ गाँव के लोगों को स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने में कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए गाँव में ही रिचार्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार के शहरों के बाद अब गाँव में भी स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी वसुधा केंद्र में स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने की सुविधा है। हालांकि ये केंद्र अभी औसत हर पंचायत में एक ही है। दरअसल बहुत जल्द बिजली कंपनियां एजेंसी के माध्यम से हर गांव में प्रतिनिधि बहाल करेगी। हर गांव में एक प्रतिनिधि होंगे जो कि स्मार्ट मीटर रिचार्ज करेंगे और फिर स्मार्ट मीटर का भौतिक सत्यापन भी करेंगे। इसको लेकर के कंपनी ने तैयारियां शुरू कर दी है। दोस्तों बिहार में घर बनाने वाले बिल्डरों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में यदि कोई भी प्रोजेक्ट तय समय सीमा में तैयार नहीं होता है तो फिर उस पर भारी जुर्माना लगाया जाए। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार रेरा ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को समय से पूरा करने को लेकर के राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में सख्ती बना दी है। इसको लेकर के बिहार रेरा के द्वारा बिहार भू संपदा विनियामक प्राधिकार नियमावली 2024 में भी अधिसूचित कर दी है। आपको बता दें कि नए नियम के तहत निर्धारित समय के अंदर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने पर रजिस्ट्रेशन विस्तार के नियमों में सख्ती कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन समाप्ति के बाद 3 महीने तक आवेदन करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं पर 3 से 6 महीने तक आवेदन करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि रजिस्ट्रेशन समाप्ति के 6 महीने बाद आवेदन करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुई जघन्य अपराध को लेकर के छात्र हड़ताल मरीजों को काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मेडिकल छात्र हड़ताल पर चले गए, जिसको लेकर के मरीज इधर उधर भटकने पर मजबूर हो गए हैं। कई मरीजों की जान भी जा चुकी है। आपको बता दो कि बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मंगलवार को लगातार 7वें दिन भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इससे उत्तर बिहार के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी व्यवस्था ठप रही है। करीब 1000 मरीज बिना इलाज कराए ही वापस लौट गए। जब पिछले सप्ताह सोमवार से एसकेएमसीएच में डॉक्टर हड़ताल पर है। जब जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात का कहना है कि जब तक कोलकाता मामले में ठोस कदम नहीं उठाए जाते ओपीडी बंद रहेगी। मेडिकल कॉलेज में हड़ताल की वजह से मरीज निजी नर्सिंग होम की तरफ रुख कर रहे हैं। कई मरीजों ने बताया है कि उन्हें ओपीडी में डॉक्टर से दवाई दिखाना जरूरी है, लेकिन हड़ताल की वजह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। निजी नर्सिंग होम में बड़ी राशि देकर के यानी कि ज्यादा पैसा देकर के उन्हें इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एसकेएमसीएच में मुजफ्फरपुर के अलावा बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में भी मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन भटक करके वापस चले आते हैं। मौसमी बीमारियों से ग्रसित मरीज भी एसकेएमसीएच इलाज के लिए आते हैं, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वे बेरंग वापस चले आते हैं। दोस्तों खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज के बिशनपुर में सोमवार की देर रात अचानक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इससे बिजली सेवा पूरी तरीके से ठप हो गई। जानकारी के अनुसार कोचाधामन प्रखंड क्षेत्र के बिशनपुर के वार्ड नंबर 7 में स्थित ट्रांसफार्मर में आग लगी थी। बारिश के बीच ट्रांसफार्मर धू करके जलने लगा। जब बिजली नहीं रहने से 300 घर प्रभावित होंगे। जहाँ स्थानीय निवासी मोहम्मद तारिक ने बताया है कि बिजली नहीं होने से घर में तो परेशानी होगी ही, साथ ही साथ किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए भी दिक्कतें होगी। एक ही ट्रांसफार्मर में ज्यादा लोड होने के कारण आग लगने की बात सामने आ रही है। इससे पहले भी ट्रांसफार्मर में आग लग चुकी है, जो हालांकि बिजली विभाग की ओर से समय पर ठीक करा दिया जाता है। इसके अलावा लोगों ने कहा कि कई बार अनियमितता और फिर एसडीपीओ को इसकी सूचना दी गई, इसके बाद भी स्थानीय समाधान नहीं कराया गया। दोस्तों बेगूसराय के विक्रम युवकों के बीच रोल मॉडल बनकर के उभरे हैं। मछली पालन से न केवल अच्छी कमाई कर रहे हैं, बल्कि अपने क्षेत्र के 10 लोगों को जॉब भी दिया है। जब विक्रम ने मछली पालन करने की बात अपने घर वालों को बताई तो फिर उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया गया। जब उनसे कहा गया है कि पढ़े लिखे हो, सरकारी नौकरी करो, लेकिन विक्रम ने अपने मन की बात सुनी और आज वे 5 लाख रुपए खर्च करके सालाना 12 से 15 लाख रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने 76,000 के मछली के बीज से ये काम शुरू किया था। आपको बता दें कि वीरपुर प्रखंड के यानी कि बिहार के बेगूसराय जिला के वीरपुर प्रखंड क्षेत्र के पर्रा गांव निवासी विक्रम बताते हैं कि बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद केंद्रीय शिक्षक नियुक्ति पात्रता परीक्षा यानी कि सीटीईटी पास और फिर काम की तलाश में जुट गए। इस दौरान गांव में देखा कि पुश्तैनी निचली जमीन में छोटे छोटे गड्ढे थे। इसे कुछ लोग लीज पर लेकर के छोटे स्तर पर मछली पालन कर रहे थे। यहीं से खुद का मछली पालन करने का आइडिया आया। जब विक्रम ने मछली पालन को लेकर के जानकारी जुटाने शुरू कर दी, इस दौरान उन्होंने पटना में मत्स्य विभाग से ट्रेनिंग ली। इसके बाद
बाद 2019 में 1 लाख रुपए खर्च करके मछली उत्पादन करने का फैसला कर लिया। अपने ही खेत में तालाब बनाया और फिर 76,000 रुपए की मछली बीज दरभंगा से ले आए। जब 6 महीने में मछलियां बड़ी हो गई, लेकिन 1 साल के बाद जब निकालने का समय हुआ तो फिर पता चला है कि जहां से मछली की बीज खरीदे थे उसने धोखा दिया। जब बीज बेचने वालों ने जिस क्वालिटी की मछली देने की बात कही थी वो नहीं दिए। उन्होंने मछली बेची लेकिन ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। इसके बाद कोलकाता और वैशाली से मछली की बीज लाए और फिर उनका पालन शुरू किया। ये प्रयास सफल हो गया। धीरे धीरे विक्रम ने अपने कारोबार को बढ़ाना शुरू कर दिया। आज मछली पालन के लिए वे साल में 5 लाख रुपए खर्च करते हैं। मछली से उन्हें साल में 12 से 15 लाख रुपए तक की बचत हो रही है। जब मछली के खुदरा कारोबार तालाब पर आकर के खरीद लेते हैं या डिमांड के अनुसार मछलियां निकाली जाती है और फिर उसे बेच देते हैं। दोस्तों, आरक्षण बंटवारे से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के विरोध में SC/ST संगठनों द्वारा 21 अगस्त को यानी कि आज भारत बंद का आह्वान किया है। वहीं पर इसका असर बिहार के गोपालगंज में भी देखने को मिलेगा। SC/ST समाज द्वारा इसका व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही साथ इस बंद के समर्थन में पूरे जिले के SC/ST समाज के लोग सड़क पर उतर गए हैं। उतर करके सभी यातायात सेवाएं, बाजार, दुकान, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। जहाँ हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को इससे अलग रखा गया है। आपको बता दो कि भारत बंद आंदोलन के नेतृत्व SC/ST समाज के अधिवक्ता मनोज कुमार रंजन, संजय पासवान, चंदन अम्बेडकर द्वारा किया जाएगा। जब भारत बंद के तहत गोपालगंज का चक्का जाम करने को लेकर के मनोज कुमार रंजन और फिर संजय पासवान ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 21 तारीख को उन्होंने होने वाले भारत बंद का समर्थन में जिले के लोगों को इस बंदी को सफल बनाने के लिए अपील की है। दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुए घटना के बाद मामले को लेकर के पूरे देश में डॉक्टरों का आंदोलन तेज हो गया है। इस आंदोलन का खासा असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना के बड़े अस्पतालों की OPD सेवा पिछले कई दिनों से ठप हो गई है। दोस्तों, CPI-M के महासचिव सीताराम येचुरी की तबीयत बिगड़ गई है। आपको बता दें कि सोमवार की देर रात उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने हेल्थ चेकअप के बाद उन्हें ICU वार्ड में शिफ्ट कर दिया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। जानकारी के मुताबिक तेज बुखार होने के बाद येचुरी को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इमरजेंसी वार्ड से उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया गया है। जहाँ 72 साल के सीताराम येचुरी की हालात के बारे में एम्स की तरफ से फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जब बताया जा रहा है कि निमोनिया की शिकायत के बाद येचुरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। या फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और फिर उनकी हालात स्थिर है। जहाँ हाल ही में येचुरी ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था। आपको बता दो कि सीताराम येचुरी विपक्ष के बड़े नेता है और फिर CPI-M के पोलित ब्यूरो सदस्य भी हैं। दोस्तों, बीजेपी सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के हालिया दिए गए 2 सार्वजनिक बयानों से बीजेपी असहज महसूस करने लगी है। चिराग पासवान का पहला बयान सुप्रीम कोर्ट के SC/ST कोटे के अंदर कोटा पर दिए गए फैसले पर आया। चिराग पासवान ने अपने इस बयान में सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को बड़ी बेंच में चैलेंज करने की बात की। विपक्षी पार्टियां खास करके कांग्रेस पहले से ही इस फैसले पर केंद्र सरकार को घेर रही थी। चिराग के समर्थन में आने से विपक्षी पार्टियों को भी बल मिला है। जब नतीजा ये हुआ है कि संसद सत्र खत्म होते ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को कहना पड़ा कि आरक्षण के प्रावधान पूर्व की तरह ही देश में मिलते रहेंगे। चिराग पासवान का दूसरा बयान हाल ही में आया है। चिराग पासवान के इस बयान से भी बीजेपी असहज महसूस करने लगी है। केंद्र सरकार के मंत्रालय में लेटरल एंट्री के द्वारा की जा रही नियुक्तियों की यानी कि बहाली के विरोध में चिराग पासवान ने बयान दिया है। चिराग पासवान का कहना है कि इस फैसले से SC/ST और OBC समाज को आरक्षण से वंचित किया गया है। चिराग पासवान का ये बयान भी NDA के किसी भी घटक दल के नेता के बयान से पहले आया है। यह कांग्रेस, CSP यानी कि समाजवादी पार्टी और BSP जैसी पार्टियां पहले से ही इस फैसले का विरोध कर रही। चिराग पासवान के समर्थन से सरकार एक बार फिर से असहज महसूस करने लगी है। आखिरकार नतीजा ये हुआ कि मंगलवार को केंद्र सरकार ने इस फैसले को भी वापस ले लिया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर एक भी मस्जिद नहीं है? मुसलमान तो है लेकिन मस्जिद नहीं है। आप ये सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भला कोई ऐसा भी देश है जहां पर मस्जिद ना हो। हम आपको बता दें कि हाँ है, बिल्कुल है। वहां पर मस्जिद नहीं है लेकिन मुसलमान है। आपको बता दें कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करना संवैधानिक रूप से गलत बात है। हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार होता है। हर देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं या उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना आवश्यक है। हम आपको कुछ ऐसे मुस्लिम आबादी वाले देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग तो होने के बावजूद भी मस्जिद के निर्माण पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अपनी खूबसूरती, भव्य कसिनो, मजबूत वित्तीय स्थिति के लिए प्रसिद्ध
मोनाको में एक भी मस्जिद नहीं है। हालांकि ये इटली फ्रांस के बीच स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी कुल आबादी करीब 40,000 है। यानी कि इस देश में 40,000 लोग रहते हैं, जिसमें से 86% लोग ईसाई है, 6% मुसलमान है। मुख्य रूप से यहाँ पर कैथोलिक ईसाई धर्म को मान्यता प्राप्त है। इस देश में एक भी मस्जिद नहीं है। जहाँ मोनाको की सरकार ने अब तक देश में मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं दी है। यहाँ के मुसलमान अपने घरों में ही नमाज अदा करते हैं। दोस्तों, बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार उर्फ बबलू ने मदरसाओं में दी जाने वाली शिक्षा पर उठ रहे सवाल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मदरसा में जो भी गतिविधियां होती है वो सही नहीं होती है। मैं पहले से ही ये बात कहते आ रहा हूँ, देश के खिलाफ भड़काने को लेकर के मदरसा में गलत शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि मदरसा में जो शिक्षा दी जा रही है उसकी जाँच होनी चाहिए। मदरसा में सिर्फ एक धर्म के बच्चे क्यों पढ़ेंगे, सभी धर्म के बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। या शिक्षा में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, जैसे सभी धर्म और फिर सभी जाति के बच्चों को कहीं भी शिक्षा देने का काम होना चाहिए। मदरसा में अगर पाकिस्तान का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है तो फिर ये चिंता का विषय है। इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने सरकारी नियुक्तियों के लिए किसी भी पहल की कड़ी आलोचना की है जो कि आरक्षण के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस पर नीरज कुमार बबलू ने कहा कि हमारे सहयोगी दल के नेता अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बातों पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार के यूपीएससी में लेटरल एंट्री वाले फैसले से सत्ताधारी गठबंधन एनडीए बंट गया है। एनडीए में शामिल कई दलों ने इस फैसले का खुले तौर पर विरोध किया है। कई दलों के नेताओं के स्वर तो विपक्षी दलों से भी मेल खाने लगे हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में मोदी सरकार पर खतरे को लेकर भी चर्चा होने लगी है। इस बीच केंद्र सरकार ने आनन फानन में अपने फैसले को वापस ले लिया है। आपको बता दो कि यूपीएससी ने बीते 17 अगस्त को सीनियर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इस दौरान यूपीएससी को 45 पदों पर भर्ती करनी थी। ये पद लेटरल एंट्री के जरिए भरे जाने थे, जिसमें से 10 संयुक्त सचिव और फिर 35 निदेशक और उप सचिव के पद शामिल थे। इन 45 पदों पर भर्ती के बाद अधिकारियों को केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में नियुक्त किया जाना था। हालांकि विपक्षी पार्टियों और फिर अपने सहयोगी दलों के दबाव में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। जब लेटरल एंट्री की इन पदों पर नोटिफिकेशन आते ही इसका भारी विरोध शुरू हो गया। एक और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और फिर बसपा समेत कई विपक्षी दलों तो इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन सत्ताधारी एनडीए में शामिल जेडीयू और लोजपा रामविलास ने भी मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध किया, जिसके बाद अब मोदी सरकार के आदेश के बाद यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है।